जो पर्वत श्रेणी ये कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में। और म्यांमार के नीचे सीमा किसकी लगती है? थाईलैंड। और थाईलैंड के नीचे इंडोनेशिया। नेपाल के साथ, नेपाल में कौन सा हिमालय पढ़ेंगे हमें? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की चोटी आएगी कौन सी? मैंने कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। क्लियर? ऊंचाई से घटता क्रम, सबसे ऊंची और सबसे नीची चोटी बताइए, क्रम बताइए इनका। ऊंचाई से नीचाई की और घटता क्रम सेट करना है। 1 2 3 4। सबसे ऊंची 1 नंबर, फिर 2 3 4। ये पक्का पक्का? ये गलत है। 1 नंबर पे अनाई मोड़ी, 2 नंबर पे डोडा बेटा, 3 नंबर पे गुरु शिखर और 4 नंबर पे धूपगढ़। अनाई मोड़ी मैंने आपको बताई थी अन्नामलाई की पहाड़ियों में। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पे? नीचे तमिलनाडु और केरला क्षेत्र में। ठीक है, तमिलनाडु में मुख्य रूप से फैली हुई है। अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मोड़ी। और साउथ इंडिया की या दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? अनाई मोड़ी, जिसकी हाइट कितनी है? 2695। इसके बाद डोडा बेटा। डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की पहाड़ियां मैंने आपको बताई। नीलगिरी की पहाड़ियों पे आके क्या है? इधर से क्या है? ईस्टर्न घाट और इधर से वेस्टर्न घाट आके कहाँ पे मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के ट्राइंगल पे कहाँ पे क्या स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। ठीक है, इसके बाद आई धूपगढ़। धूपगढ़ की कितनी बताई थी? 1350। जो कौन सी श्रेणी में है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियों में मैंने आपको 3 डिवाइडेशन बताया था, उसमें बीच वाला था महादेव की पहाड़ियाँ। महादेव की पहाड़ियों में सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। मोटा मोटी हमें याद होनी चाहिए कि 1350 का लगभग है। अब आके वहाँ देख लो तो अंतर है। इसके बाद है गुरु शिखर। गुरु शिखर की कितनी है? 1722। तो 1 नंबर पे कौन सी होगी? अनाई मुड़ी। 2 नंबर पे डोडा बेटा, 3 नंबर पे गुरु शिखर और सबसे नीचे 4 नंबर पे धूपगढ़। क्लियर? कार्डेमम की पहाड़ियां अवस्थित है। कार्डेमम की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मणिपुर, कहाँ पे है? पक्का बताओ। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में? कहाँ पे है? तमिलनाडु। सही है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ जो मैंने आपको बताई थी, इसका कुछ भाग, थोड़ा बहुत भाग कहाँ भी है? केरल में भी स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, मणिपुर तो हो ही नहीं सकता। मणिपुर में कौन सी आएंगी? मणिपुर की पहाड़ियाँ, जो क्या है? पटकाई बूम श्रेणी की पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भाई न्यू दिल्ली में कल मैंने आपको एक एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ाया था। एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा था कल? मिट्टियाँ पढ़ी थी। तो मिट्टियों से संबंधित एक संस्था थी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ या फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, कृषि को संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए एक संस्था है, जिसकी जो शाखा है कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में, 16 जुलाई 1929। उसके बाद ये क्या है? ये अलग है, ये है वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान और वन सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है, ये जो वन से संबंधित जितने भी संस्थान आएंगे ना, ध्यान में रखना, देहरादून है। कहाँ पे है? देहरादून। और देहरादून कहाँ पे? उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड। तो वन से संबंधित वन अनुसंधान संस्थान,
वन से संबंधित लगभग संस्थानें कहाँ पे स्थित है? देहरादून में, जबकि नई दिल्ली में नहीं है। नई दिल्ली में कौन सी संस्था है? ICAR, जिसने भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण कितने भागों में कर रखा है? 8 प्रकार में, ठीक है। और USDA ने कितने में कर रखा है? 10 प्रकार में। USDA क्या है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % हिस्से पर पर्यावरण की दृष्टि से वनों का होना आवश्यक है? कितने प्रतिशत? 33%। कल मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले कब बनी थी? ये देखो आप, राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले आज़ादी से पहले बनी थी 1894 में। और 1894 में वो वन नीति पे जो काम करने वाला था, कौन था? डलहौजी, नाम सुना है? कौन था डलहौजी? वाइसराय, गवर्नर जनरल, या बाद में क्या हो गया था? वाइसराय या गवर्नर जनरल, ठीक है। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये नीति बनी थी 1894 में। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? 1894 में, आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद नीति कब बनी? 1952 में। आज़ादी से पहले सर्वप्रथम नीति बनी 1894 में, लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से, ठीक है। इसके बाद आज़ादी के बाद, जब हम 1947 में आज़ाद हो गए, तो आज़ादी के बाद लगभग चीज़ ही ना, पहली संसद है, लगभग जगह संगठन ही 70% चीज़ 1952 में बनेड़ी। नई चीज़ ये जगह 1951 या 52 में बनेड़ी। 52 में ही क्यों बनी? क्योंकि 52 में ही संसद को भाई पहली की 52 तक की अंतरिम सरकार ही, और 52 में क्या हुए? 51-52 में चुनाव हुए, और 52 में सरकार का क्या हुआ? गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू क्या बने? PM बने, निर्वाचित PM, ठीक है। पहले क्या अंतरिम सरकार थी, और अंतरिम सरकार कौन थी? भाई संविधान सभा बनाई। संविधान सभा ने क्या किया था? संविधान का निर्माण किया, 1946 में गठित की थी। इसके बाद इसने संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण करने के बाद इतना जल्दी चुनाव नहीं करवा सकते थे, इसलिए क्या है, संविधान सभा को ही क्या कर दिया? अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करने के लिए बोला गया। उसी ने अंतरिम सरकार के रूप में कार्य किया। फिर 51 में और 52 में चुनाव हुए। 52 में क्या है? सरकार का गठन होता है। गठन होने के बाद 52 में लगभग ऑर्गेनाइजेशनों का क्या होता है? गठन होता है। जब हम पढ़ेंगे ना आगे, आप पढ़ोगे, पॉलिटी में पढ़ोगे, लगभग चीज़ कब बने नहीं? 1952 का लगभग बने नहीं। फिर 1952 में क्या हुई? आज़ादी के बाद पहली वन नीति बनी, ठीक है, 1952 में। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और 1988 में इस वन नीति में क्या किया? संशोधन किया गया। अभी तक 1988 वाली वन नीति ही क्या हो रही है? चल रही है। वर्तमान में जो वन नीति चल रही है वो कौन सी है? 1988 में बनी हुई है। वैसे बनी थी आज़ादी के बाद 1952 के बाद 1988 में उसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। और इन वन नीतियाँ बनी थी ना, इन वन नीतियों में कहा गया था कि जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा, कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 33% क्षेत्र पर क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए, वन होने चाहिए। किस लिए? पर्यावरण की दृष्टि से। क्या करने के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए इस क्षेत्र को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि पेड़ पौधे क्या कर दिए हमने, काट दिए और इंडस्ट्री लगाते जा रहे हैं। पेड़ पौधों को भी बनाए रखना है। वर्तमान में कितने हैं? ये तो हमारा टारगेट है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? लगभग 24 मान लो, या 23 पॉइंट कहीं 74 है, लेकिन एग्जैक्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको इतना पता होना चाहिए 23 और लगभग 24% वन वर्तमान में हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है हर 2 साल से। 2021 में आई थी, 2021 के बाद अब कब आएगी? 2023 में। इस वर्ष आएगी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में यही होता है कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ हो रहे हैं, घट रहे हैं, वन बढ़ रहे हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। वनों का क्या करना है कि सर्वेक्षण करना कि बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। चाहे जनगणना को नहीं होगी 10 साल में, भाई वनों की हो है, ठीक है। वैसे ही पशु जनगणना भी होती है, ठीक है।
क्लियर? इसके बाद है निम्न में से किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? बताइए। अरुणाचल प्रदेश। निम्न में इन 4 में सबसे ज्यादा किस में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। इन सब में किस कहाँ पे ज्यादा है? सबसे ज्यादा अरुणाचल। नॉर्थ ईस्ट में याद रख लो कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं। आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से वन क्षेत्र कहाँ पे है? मिजोरम में। ठीक है, सबसे ज्यादा वन कड़े मिजोरम में। ठीक है, बाकी नॉर्थ ईस्ट के लगभग क्षेत्र में क्या है? वन ज्यादा है। वहाँ पे क्या है? बारिश ज्यादा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश पड़ गया एक क्षेत्रफल। भाई अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है ना उस हिसाब से। और निम्न में किस में ज्यादा है? इन 4 की तुलना करें तो 4 में मौसम ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश है। हाँ ठीक है, एक मैं वन रिपोर्ट है ना, वन रिपोर्ट का मैं बहुत ज़्यादा फेक थी। वन रिपोर्ट में आपको PDF में भेज दूंगा। वन तो मैंने आपको पढ़ाई दी है। ठीक है, तो वन रिपोर्ट में भेज दूंगा। वन रिपोर्ट है थोड़ी रटने वाली। 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है, और केंद्र शासित प्रदेश है उनमें टॉप पे कौन है। ठीक है, और प्रतिशत के आधार पे कौन है। ठीक है, ये अलग अलग है। ये मैं आपको नोट्स में ऐड कर दूंगा। वन रिपोर्ट 2021 वाली। ठीक है, 2021 की। 2023 की तो आएगी ना, तो क्वेश्चन आएगा तो 2021 वाली में से ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मैंग्रोव क्षेत्र में नहीं आता? ठीक है, 1 नंबर पे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, गुजरात का कच्छ क्षेत्र। कौन सा नहीं आता चारों में से? गुजरात का। जहाँ पे मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते कौन सा क्षेत्र है? कौन सा है? वेरी गुड। कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना में कहाँ? मैंने आपको बताया था कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। 1 नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, 2 नंबर पे आता है गुजरात, 3 नंबर पे आता है अंडमान निकोबार। और एक चीज़ मैंने और बताई थी कि मैंग्रोव वन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? जहाँ पे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिलते हैं, जहाँ पे मीठा जल और खारा जल आपस में मिलता है। तो मीठा जल और खारा जल कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे नदियाँ जाके या जिस क्षेत्र का कोस्टल एरिया या तटीय सीमा लगेगी। अब तेलंगाना की कौन सी कोस्टल सीमा लगती है? भाई तेलंगाना की कोस्टल सीमा लगती है क्या? नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाने का तो कोई संभावना ही नहीं है। अंडमान निकोबार है 3 नंबर पे आता ही है, गुजरात का कच्छ 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी वन पाए जाते हैं जो मैंग्रोव वन है। तो 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ मिले? पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में, 2 नंबर पे गुजरात में, 3 नंबर पे अंडमान निकोबार में, तेलंगाना में कोई प्रकार के मैंग्रोव नहीं पाए जाते। क्लियर? अंडमान निकोबार में नदी तो नहीं है। मैं ये कब बोला कि नदी होना चाहिए? ये कोई कंपल्सरी नहीं बताया मैंने, लेकिन वहाँ पे क्या होना चाहिए? भाई पानी तो बड़ी भी तो बह के जाता ही होगा। अंडमान निकोबार में क्या द्वीप है ना, तो बारिश वहाँ पे खूब होती है, तो बारिश होती है तो पानी तो जाएगा बह के। ठीक है, तो जहाँ सलाइन वाटर और क्या फ्रेश वाटर मिलेगा वहाँ पे क्या होंगे? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और सिर्फ सलाइन वाटर में भी पाए जाते हैं, सिर्फ सलाइन वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रेश वाटर में बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कोस्टल सीमा होगी ना उस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाएगा मैंग्रोव वन, जो किसके लिए? जो समुद्री जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या करने के लिए? संरक्षित करने के लिए बहुत ही कारगर है। कौन? मैंग्रोव वन। क्या करते हैं? वहाँ के जीव जंतु क्या करते हैं? ये आवास भी प्रदान करते हैं, या फिर कोई तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, लहरों से क्या करते हैं? कोस्टल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है मैंग्रोव वन। मैंने आपको बताए थे ये लगभग भारत के 5% कुल वन है ना उनका 5% है, लगभग 5000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में पाए जाते हैं लगभग। ज्वारीय जंगल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के जंगल उन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। 1 नंबर।
भारत में इस प्रकार के जंगल मुख्य रूप से उड़ीसा के तक पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहले वाला दूसरे वाला कौन सा गलत है? ज्वारीय जंगल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के जंगल उन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या है? क्लियर है? पक्का? मन तो यार वो नीचे लोग गलत लाग रहे हैं। क्लियर है? बताओ आपकी तरफ से। 1 नंबर 2 नंबर दोनों सही, 1 सही, 2 सही या फिर दोनों गलत? सिर्फ एक सही। और कौन बोल रहा है सिर्फ एक सही? सिर्फ पहले वाला सही। कौन बता रहा है? हैं? ये दोनों कथन है, देख लो। इन दोनों में दोनों सही है। एक दोबारा पढ़ लो। आपने पहले सही बता दिया, आप कंफ्यूज हो गए। आप दोनों सही हैं। एक सही किससे होगा? मैंने होगा एक गलत करवा दिया, जानबूझ के दबाव डाल दिया। ये क्या है? कंफर्म होना चाहिए पढ़ा हुआ कि हाँ ये चीज़ है। भाई मैं एक चीज़ बताई, जरे फ्रेश वाटर में क्या मिला, वो सलाइन वाटर मिला, वो समुद्र में जाएगी। भाई समुद्र कोस्टल एरिया में ही तो पैदा मैंग्रोव है। 1 नंबर सही। 2 नंबर है, भारत में इस प्रकार के जंगल मुख्य रूप से उड़ीसा के तक पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों सही है जी। हाँ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ दोनों सही। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक और दोनों सही। 9 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पश्चिमी घाटों के वृक्षात्मक ढलान अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी बंगाल का पूर्वी भाग, उड़ीसा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। इस जंगल के पेड़ों की लकड़ियां सख्त होती हैं। क्वेश्चन क्या है? दोबारा पढ़ लो। ये लो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऑप्शन दिखाओ। बताए थे आपको बार बार बोलकर। ऑप्शन यहीं पे क्लियर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कितना बताया था आपको? दोनों सही है। पक्का? उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये ऊपर 23.5, नीचे 23.5। ये जो क्षेत्र है इनके बीच का, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन इसमें भी जो मुख्य रूप से 4-5 डिग्री ऊपर और 4-5 डिग्री नीचे, ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है, जहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी हाइट मैंने आपको क्या बताई थी? उनकी औसत ऊंचाई है सिर्फ 60 मीटर, 60 फुट नहीं, 60 मीटर। ठीक है, हम जिस बिल्डिंग से इसकी कितनी गुना? लगभग 2 से 2.5 गुना। ठीक है, ये जो औसत ऊंचाई है, मतलब बढ़ाऊँ छोटो पेड़ होगा ना, बिकी भी लगभग इतनी ऊंचाई मिल जाएगी। तो सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंचाई लगभग 120 से 30 मीटर भी पेड़ों की ऊंचाई वहाँ पे पाई जाती है। और इनकी हाइट बढ़ने का कारण भी मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं आप? कंपटीशन किसका? धूप को ग्रहण करने का। और उस चक्कर में क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाते जाते हैं। प्रकाश को ग्रहण करने के उद्देश्य से क्या है? इनकी हाइट बढ़ती है ना। भाई जंगल ज़्यादा हो गया, जंगल ज़्यादा हो गया, तो अगर प्रकाश हमें ग्रहण करना है तो प्रकाश ग्रहण करने के लिए हाइट क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। और इनकी मैंने आपको चौड़ाई भी बताई थी और उम्र भी बताई थी। विश्व में सबसे ज़्यादा घने जंगल इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो 0 डिग्री के पास वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो अफ्रीका के जंगल, अमेजन के जंगल हैं, प्रसिद्ध है, जिनको क्या कहा जाता है? धरती का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। ठीक है, सख्त लकड़ियां मैंने आपको बताई थी, उम्र है तो सख्त ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इनको काटे ही नहीं गए, बहुत उम्र है इनकी, तो ये सख्त लकड़ियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? अब यहाँ पे कौन सा है? मिजोरम। मैंने आपको पहले ही बता दिया सबसे ज्यादा वन क्षेत्र। वन रिपोर्ट में मैं आपको पढ़ोगे, नई वन रिपोर्ट आएगी 23 में। 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य में है? मिजोरम में। और मिजोरम में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है?
मिजो पहाड़ियाँ या लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ या लुसाई पहाड़ियाँ। सिक्किम में कौन सा है? तीस्ता नदी निकलती है कहाँ से? जेमू ग्लेशियर से, जो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। असम में आके ब्रह्मपुत्र का नाम है, दिबांग का नाम है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है। त्रिपुरा से होते हुए आती है, कौन सी रिवर बताई थी मैंने? एक आके ब्रह्मपुत्र में मिलेगी मेघना के बाद। जब इधर से पद्मा मिल जाएगी और उधर से ब्रह्मपुत्र किस नाम से मिलेगी? जमुना नाम से। उसके बाद उसमें एक बराक रिवर मिलेगी, बताई थी। बराक रिवर आगे मिलेगी जो त्रिपुरा से बहते हुए आती है। क्लियर? हिमालय वन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, यहाँ कौन सा है देख लो। हिमालय वन से संबंधित निम्नलिखित कथन। पहला, यहाँ भूमध्यवर्ती जंगलों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय जंगलों और अल्पाइन जंगलों में पाई जाने वाली लकड़ियाँ मिलती हैं। 2 नंबर, साल, टिक, ये क्या इनके पेड़ों के नाम है। ओलिव, चेस्टनट, स्प्रूस और लिर्च, अनेक नाम है, याद ही नहीं होंगे इतनी आसानी से। ठीक है। पहले वाला कथन देखो, यहाँ भूमध्यवर्ती जंगलों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय जंगलों और अल्पाइन जंगलों में पाई जाने वाली लकड़ियाँ मिलती हैं। तो हिमालय में मैंने आपको क्या बताई थी? 3000 से 4000 के बीच अल्पाइन वनस्पति बताई थी कि 3000 से 4000 की हाइट पे अल्पाइन वनस्पतियाँ पाई जाती है। 4500 के बाद कोई भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। सबसे हाइट में हिमालय में जो वनस्पति पाई जाती है उसका क्या नाम है? अल्पाइन हमने नाम दिया था। अल्पाइन के ऊपर कोई भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि ऊपर क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? स्नो, बर्फ जमने लगती है। तो बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर्स हैं ऊपर। मैंने आपको बताया था ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। 6100 मीटर। तो 6100 मीटर पे तो कोई वनस्पति का तिनका भी नहीं मिलता, कोई जीव जंतु, कोई वनस्पति नहीं मिलता। ठीक है। इनके जो नाम है ये है। तो इसमें कौन सा होगा? कथन 1 गलत है, सही है? कथन 1 सही है, गलत? सही है। 2 नंबर, अब 2 नंबर में बात है कि कि अत्ता नाम है कोई के याद गुनियों में, तो 2 नंबर में आइडियो लगाना पड़ोगी यार। यहाँ का सब वृक्ष का नाम पाया ही जाता होगा भाई। साल आगो, साल पाया जाता है उधर। ठीक है। तो ये नाम आ गया तो क्यों आप आइडियो लगाओ? देवदार, ये नाम अपना स्टूडेंट है। बाकी ये ना जो और नाम, ये सारे नए नाम है। ठीक है। तो आप ही कभी क्या कर देना, सागे टिक लगा देना, या तो गलत या सही। ठीक है। ये एग्जाम की बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे याद कर लो, अभी ये प्रकार के वन पाए जाते हैं, 5-4 प्रकार का तो याद होना ही चाहिए। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। शुष्क वन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुष्क वन, अब देखो, राजस्थान और हरियाणा, गुजरात और पंजाब के आसपास वाले इलाकों में पाया जाता है। तीसरा गलत है। एक सही, हाँ, दूसरा सही है। एक कैसे? खोन, कीकर, बबूल, बताई, जाती, कैर, खैर और कैर आदि जैसे पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन वनों के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा की अधिक की आवश्यकता होती है। ये सही है? क्या है? कितनी चाहिए? 25 से 75। हाँ, 25 से लास्ट 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो ना, उस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार के वन पाए जाते हैं। 75 सेंटीमीटर तक। इसके अलावा जो 25 सेंटीमीटर रेखा मैंने बताई थी, इसके 25 सेंटीमीटर इधर वाला भाग है राजस्थान में शुष्क क्षेत्र, और इधर वाला अर्धशुष्क, क्योंकि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है। तो यहाँ कौन सी ज्यादा पाई जाती है? झाड़ियाँ। ठीक है। जिनके पत्ते क्या होंगे? पत्ते बहुत छोटे होंगे, या फिर उनके कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं, जिनके कारण ये है कि अगर पत्ते चौड़े होंगे तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? ज्यादा होगा।
वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो क्या चाहिए, पानी चाहिए, और पानी क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में है नहीं। तो पानी नहीं होने की वजह से क्या है, उन्होंने एक एडेप्टेशन प्रोसेस मैंने आपको बताई, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन, मतलब जड़े रह जाना, बिक अनुकूल डड़गा। कौन डड़गा, कौन डड़गा, पेड़ पौधा, ठीक है। और वहाँ के अनुसार डले तो मैं यहाँ सोचा कि यार चौड़ा पत्ता में कोई फायदो को नहीं, छोटा छोटा पत्ता रखो या कांटा रखो जो वो जीवता रह जाओ, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस है जियोग्राफी में, अडेप्टेशन या अनुकूलन का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन है 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, क्लियर। इसके बाद भारतीय वन संपदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके सर, क्या होता है? भारतीय मैंग्रोव तटीय क्षेत्र में लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर तथा दुनिया के लगभग 5% क्षेत्र पर फैले हुए हैं। सुंदरवन भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र और यह यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में जोड़ा गया है। भारत में सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गलत कौन सा है, तीसरा। 1 नंबर सही है, तो ये याद भी कर लेना। 5% और लगभग 5,000 स्क्वायर फीट, स्क्वायर किलोमीटर, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो क्या है विश्व का कितना है, 5% है। 2 नंबर पे सुंदरवन भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ये मैंने आपको बताया। 2 नंबर पे गुजरात और 3 नंबर पे अंडमान निकोबार। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत, सही कौन से, 1 और 2। तो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। गुजरात। मैं तो सोचो अटका था ना, बहुत बढ़िया। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, कौन सी, जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। लगभग 40% भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। और इसको हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था यूएसडीए का वर्गीकरण के नाम से इसको देखें तो इसको क्या बोलते हैं, इंसेप्टिसोल, ठीक है। और भारत में यूएसडीए के वर्गीकरण के अनुसार सबसे ज्यादा लगभग 39 पॉइंट समथिंग या 40% भूभाग पर इंसेप्टिसोल सॉइल पाई जाती है। इंसेप्टिसोल इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, जलोढ़, या जलोढ़ को और क्या बोलेंगे, कछारी मृदा, ठीक है। जो कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदान क्षेत्र में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार की, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कल मैंने आपको बताई थी। 8 का कोई नाम बता सकता है, हाँ बताओ एक एक। ऊपर उछालो, सबसे ऊपर, हिमालय से चले 1 नंबर पे वन मृदा या पर्वतीय मृदा, नीचे आए जलोढ़ मृदा, इधर राजस्थान साइड में गए शुष्क मृदा, नीचे आए लवणीय मृदा। लवणीय मृदा कड़ी है गुजरात में। उसके बाद और नीचे आए काली मृदा, कौन सा, दक्कन के पठार क्षेत्र में। उसके बाद लाल और पीली मृदा, जहाँ आंध्र तेलंगाना ये जो क्षेत्र है साउथ इंडिया। उसके बाद लेटेराइट मृदा वेस्ट घाट, जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है उस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है लेटराइट मृदा। लेटराइट का लेटर के नाम से मीनिंग क्या है, ईंट। लेटर का अर्थ होता है ईंट। तो ये मिट्टी क्या है, जब सूख जाती है ना तो ईंट की तरह क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो लेटराइट मृदा का उपयोग ईंट निर्माण में काफी किया जाता है। उसके बाद पिटमय मृदा, और पिटमय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, हाँ ठीक है। और बच गया कोई, वन मृदा ऊपर हो गई ना, वन मृदा और पर्वतीय मृदा एक ही है, ठीक है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ इसका कार्यालय,
यहाँ पे है नई दिल्ली, ICAR, ठीक है। भारत में निम्न में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर हो जा रहा है? अतिरेक का मीनिंग बता देता हूँ, अधिकता, और अनुवर का मतलब है उर्वरकता घट गई या अनुपजाऊ हो गई। बताओ। ये बताओ, कल ही पढ़ाई है ना मृदा? क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। भारत में निम्न में से कौन सी मृदा समूह है लोहे की अधिकता अतिरेक होने के कारण अनुपजाऊ होता जा रहा है या हो जा रही है? अब एक ऑप्शन बताओ सब। और डी कितने हैं? और कौन सी में है ज्यादा बच गए हो? बी में तो जलोढ़ का तो नाम आते ही लवण, ये लोह तत्व तो है ही नहीं। मरुस्थलीय मरुस्थली बाड़ू है उठती फिर अभी मैं घटिया बोलो। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद हो तो? कल बताइए परसों कि लेंचिंग प्रोसेस बताई थी मैंने आपको। लेंचिंग में क्या होता है, पानी ज्यादा होने से जो घुलनशील जो तत्व है, जो घुलनशील तत्व है वो क्या है, सतह से क्या चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ऊपर क्या रह जाते हैं, जल में अघुलनशील तत्व जैसे लोह तत्व है, ठीक है। तो घुलनशील कौन सा होगा भाई? नाइट्रोजन है। मैंने आपको बताया था कि उर्वरता के लिए या मिट्टी में सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ठीक है। तो लिंचिंग की प्रोसेस से क्या है, नाइट्रोजन वगैरह क्या है, जो उपजाऊ जो उर्वरक हैं, जो इसमें क्या करते हैं, मतलब कुल मिला के जमीन में क्या करें, खाद को काम करें या जमीन में जगह भी ताकत में बनाए रखें, वह क्या करें, उर्वरक क्षमता बढ़ाओ ना के चलगा। लिंचिंग की प्रोसेस हो नीचे चलगा, नीचे कहीं चलगा या पानी ब्रेड हो ना, पानी के साथ नीचे चलगा ना, ऊपर कौन सा बचगा, पानी घुलनशील हो कि नीचे नहीं जा सके, भारी तत्व बचगा। तो लोहे के भारी तत्व है। और अब इसमें ये बताओ कि इन मिट्टियों में सबसे ज्यादा पानी कौन सी मिट्टी में है? लेटराइट में। तो लेटराइट होगा ना ऑप्शन? तो मैं तो सही। लेटराइट मैंने क्या बताया, पश्चिमी घाट में पाई जाती है, जहाँ पे क्या है, आर्द्रता बहुत ज्यादा है, जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन है? लोहे की अतिरेक के कारण अनुपजाऊ कौन सी हो गई है? लेटराइट मृदा है इनमें ऑप्शन। पोर्जोलिक और ये मैंने आपको एक कल और बताई थी मरुस्थलीय, ये मैं आपको अभी लास्ट में क्लियर करूँगा, ठीक है। दो हैं, एक कौन सी बताई थी, मरुस्थलीय मृदा इज इक्वल टू, कल कौन सी लिखाई थी मैंने? सेरोजेन, ठीक है, लिखवाई थी। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई, कैसे हुई लेटराइट? देखो काल में मैंने एक चीज बताई कि लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पे क्या होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी। पश्चिमी घाट में आपको पता है कि अरब सागरीय धाराएं आके क्या करती हैं, वर्षा करती है। ये रहा पश्चिमी घाट, ठीक है। और यहाँ के इस क्षेत्र में मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। क्लियर? अब ये क्या बोल रहा है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, पंजाब वाले क्षेत्र में भी अब शिकायतें आ रही हैं, जहाँ पे क्या होगा, पानी भरा हुआ रहता है। जिस भूमि पे पानी भरा हुआ रहता है, जैसे चावल की खेती होती है, चावल की खेती में क्या है, पानी की है, बरेडो है, ज़्यादा चाहिए। तो पंजाब वाले क्षेत्र में भी ये शिकायतें काफ़ी आ रही हैं कि उससे क्या है, लिंचिंग प्रोसेस से जो घुलनशील पदार्थ है, जो उर्वरकता बनाए रखने में योगदान करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस और भी बहुत तत्व हैं, ठीक है। मुख्य रूप से क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। इनमें क्या हुए, जो जल में घुलनशील पदार्थ हैं, जो एलिमेंट है, वो क्या चले गए, लिंचिंग की प्रोसेस से जल ज़्यादा भराव होने से नीचे चले गए। और नीचे चले गए तो सतह पे क्या बचे नहीं, सतह पे नहीं बचे तो भाई कोई भी चीज़ उग गए, उगना के लिए भी उर्वरता तो ऊपरी सतह में ही हो ना, थोड़ा नीचे चल गए के काम का, तो इसकी क्या हो जाएगी, उर्वरता
घट जाएगी। और उर्वरता घट जाएगी तो ऊपर कौन से तत्व रह गए, मैंने आपको बताया जो भारी है, जो घुलनशील नहीं है, वो तत्व वो ऊपर रह गए। तो इसमें कौन सी में होगी सही फिर लेटेराइट। क्लियर, कोई डाउट? इसके बाद गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। और नई खादर। 4 मैदान बताए थे मैंने आपको। सबसे पहले हिमालय से नदी आई, सबसे पहला कौन सा बना? भाबर, जहाँ पे नदी क्या है, बहती हुई दिखाई नहीं देती, बड़े बड़े सेडिमेंट रहते हैं, पत्थर टाइप के, वहाँ पे नदियों द्वारा लाके डाल दिए जाते हैं और उससे क्या होगा, उसमें से नदी क्या हो जाती है, छुप जाती है। उसके बाद आएगा तराई का मैदान। तराई के मैदान में नदी वापस दिखाई देनी शुरू होती है। उसके बाद आता है कौन सा? बांगर का मैदान। ठीक है, बांगर का मैदान पुराना मैदान। ठीक है, और खादर का मैदान जबकि नई नई लहर की सेडिमेंट या अवसाद जमा कर रही नदी। ठीक है, तो पुराने मैदान को क्या कहेंगे? बांगर, और नए मैदान को खादर। क्लियर? यस सर। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, मतलब लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? 1 नंबर पे मालाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश, ये ऑप्शन थोड़े ज्यादा गैप हो गया इनमें, बुंदेलखंड में और बघेलखंड। बुंदेलखंड, बघेलखंड, कोरोमंडल और मालाबार। मालाबार कहाँ पे है? यस, तो मैंने आपको बताई थी कि वेस्टर्न घाट पे क्या पाई जाती है? लेटेराइट मृदा। यहाँ बताई ना मैंने आपको अभी। तो क्या हो गया इसमें? ऑप्शन ए मालाबार तक, ये कोरोमंडल तक। ये कहाँ पे बताया मैंने आपको? तमिलनाडु, जहाँ पे उत्तर पूर्वी आता हुआ मानसून सबसे ज्यादा वर्षा करता है। क्लियर? और आम तो वर्षा ही को नहीं, अगर मैं लेटेराइट करूँ पाई जाएगी, सूखा ही है तो हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में सुनते होंगे ना न्यूज आप, बुंदेलखंड, बघेलखंड, हम के सूखा ही पानी तो को नहीं, आगे मैं पीने लेटेराइट करूँगी। उसके बाद भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी हुई है? काली मिट्टी। सही बताओ एकदम। नहीं तो क्या 1 करोड़ आ जाओगे। ठीक है, 1 करोड़ का क्वेश्चन है। सर 50 लाख दे दो। तो 50 क्वेश्चन तो बताओ पहले। कौन सा? काली मिट्टी वाले कितने? सारी मिट्टी करा तो अगर हाथ खड़े नहीं करोगे तो पूछूंगा कौन सी है फिर, और ये क्यों नहीं है? हम करवा मत तो फेरो करनी पड़ती है। ऑप्शन तो सारी मिट्टी युग ने दे कोई मत है। ठीक है, तो मैं काली मिट्टी हम तो एक चीज पकड़नी है, दरार पकड़ ली सर। दरार पकड़ ली तो कौन सी हो गई? बताओ बताओ। काली, काली मिट्टी है। सही कौन सा है? काली मिट्टी। क्या हुआ, मैंने आपको बताई थी काली मिट्टी कैसे बनती है? नीचे मैग्मा पिघल के ऊपर आया, लावा बन गया, और लावा के कटान से क्या है, नदियाँ इसको काटेंगी और अवसादों से किसका निर्माण होगा? काली मिट्टी का, जो क्या है कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी? काली मिट्टी। इसलिए इसको कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, एक नाम और है सौते, जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें दरार पड़ जाती है। ठीक है, और इसको एक नाम और वैज्ञानिक वर्गीकरण USDA के अनुसार क्या दिया था? वर्टिसोल। वर्टिकल मैंने आपको बताया था, वर्टिकल फाड़ हो जाएगी तो इसको वर्टिसोल भी कहते हैं। तो काली मिट्टी के कितने नाम हो गए? काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी, कपास के उत्पादन के कारण इसको कपासी मिट्टी, और सौते जुताई वाली मिट्टी, और USDA के अनुसार वर्टिसोल इसको कहा जाता है।
कोई डाउट अभी तक? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? एक ऑप्शन में है ही नहीं है। काली मिट्टी, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक? ऑप्शन सी में करते हैं लोग, पक्का? हाँ पीछे खड़ी नो जलोढ़ आओ सर, गलत सलत जो भी है गाड़ी सर, गाड़ी सोचो सर 100 का मुर्गा में पड़ा है भाई। लड़कों और लड़कियों में कंपटीशन आप देखो, ये करवा रहे हैं जलोढ़ को ओके, और आप मतलब जो मिनरल्स है ना वो ज्यादा पाएगा, और ब्लैक सॉइल में वगैरह ना 3 कार्बनिक पदार्थ वगैरह और एनपीके ये ज्यादा पाएगा। तो जब कुल मिला की बात है, भाई मेरी तरफ से भी जलोढ़ को लॉक कर दिया। काली मिट्टी मैंने आपको बताई थी उपजाऊ है, लेकिन स्पेसिफिक कपास के लिए है। लेकिन काली मिट्टी से भी ज़्यादा उपजाऊ जो भारत में पाई जाने वाली सर्व जो प्रमुख मिट्टियाँ उनमें जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी मैंने आपको कल बताया था, इसमें 40 और 20 का रेशियो है। 40% क्ले, 40% गाद और 20% रेत, ठीक है। और इसमें क्या है, एनपी और ह्यूमस, इसकी मात्रा भी ठीक ठाक पाई जाती है। हाँ, ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि भारत में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की लगभग मिट्टियों में कमी पाई जाती है। लेकिन कुल मिला के देखें तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उर्वरक और सबसे ज़्यादा उपजाऊ के लिए बेस्ट मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली। और जलोढ़ को निर्माण नदियों से। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1952। अरे यार 52 पकड़ी लियो, गलत है। 1986 यार, एक मां सौ बड़ो 1986 गलती हो गयो। ठीक है, क्या है 52 बतायो, लेकिन ये चीज याद करने। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 याद रखना है, 1986। अब आर के बताओ, राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी सर्वप्रथम? 1952 में। उसके बाद भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वने पाए जाते हैं? 23.81। और जरूरत कितनी है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार? 33%। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला, ठीक है।